बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको माइक्रोस्कोप और इसके इस्तेमाल के बारे में बताऊंगा और हम इसके इस्तेमाल पर भी थोड़ी सी अक़साम पर भी बहस करेंगे। माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स और द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। पहले हम माइक्रोस्कोप्स की स्ट्रक्चर समझते हैं, फिर इसके फंक्शंस पर बात करते हैं। तो माइक्रोस्कोप बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है लाइट माइक्रोस्कोप, ये हमारे सामने लाइट माइक्रोस्कोप है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। लाइट माइक्रोस्कोप इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए रोशनी का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल होती है। ये बुनियादी फ़र्क है, इसके अलावा भी कुछ फ़र्क हैं। सबसे पहले हम एक लाइट माइक्रोस्कोप को देखते हैं। ये इसके पार्ट्स के नाम पहले याद रखेंगे। ये बॉडी ट्यूब कहलाती है। इसका ये टॉप वाला हिस्सा ओक्यूलर लेंस या आई पीस कहलाता है। आई पीस इसलिए कहते हैं कि इसमें आई लगाकर हम देखते हैं और इसके अंदर एक छोटा सा लेंस होता है जो ओक्यूलर लेंस कहलाता है, और इस ट्यूब के थ्रू ये नीचे यहाँ तक पहुँच जाता है। इस हिस्से को नोज़ पीस कहते हैं। नोज़ पीस एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल का मतलब ये घूमता है, रोटेट करता है, और ज़रूरत के मुताबिक आप इसमें लगे हुए मुख्तलिफ़ लेंसेस को डायरेक्ट करते हैं या फोकस करते हैं। यहाँ जो लेंसेस होते हैं उनको ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है। इसी ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे ये हमारा स्टेज है। इस स्टेज के ऊपर एक छोटा सा सुराख होता है जिसको अपर्चर कहते हैं। इस अपर्चर को नीचे एक और कवर है, डायफ्राम। उसकी मदद से इस अपर्चर के साइज़ को एडजस्ट किया जा सकता है, यानी छोटा बड़ा कर सकते हैं। रोशनी कम हो तो बड़ा कर देंगे, रोशनी ज़्यादा हो तो छोटा करेंगे। इस स्टेज को ऊपर नीचे किया जा सकता है। ऊपर नीचे करने के लिए माइक्रोस्कोप के इस हिस्से में, जिसको आर्म कहा जाता है, बाजू, आर्म, इसके ऊपर दो तरह के एडजस्टमेंट्स हैं। एक कोर्स एडजस्टमेंट कहलाता है, दूसरा फाइन एडजस्टमेंट कहलाता है। कोर्स एडजस्टमेंट के ज़रिए जब आप इसको घुमाएंगे तो ये स्टेज ऊपर होता हुआ नीचे होता हुआ महसूस हो जाएगा। फाइन एडजस्टमेंट के ज़रिए महसूस तो नहीं होगा। जब आप कोर्स एडजस्टमेंट को यूज़ करते हुए इस स्लाइड में मौजूद ऑब्जेक्ट को लेंस के करीब रखते हैं और लेंस जो ऑब्जेक्ट है वो विजिबल हो जाता है, तो फिर आप इसको छोड़कर इस फाइन एडजस्ट की मदद से फाइन या आखिरी जो एडजस्टमेंट है वो कर लेते हैं। जहाँ से आपको क्लियर नज़र आए उधर आप इसको रोकते हैं। इसके नीचे आ जाएं तो ये बेस या फुट है, जिसके ऊपर माइक्रोस्कोप बेस करता है या सेटल होता है या इसको कहीं बिठाया जाता है। इसमें मैंने दो दिखाया है, वैसे एक होता है। यहाँ से रोशनी ऊपर की तरफ छोड़ी जाएगी डायफ्राम के थ्रू, इस अपर्चर के थ्रू। रोशनी को ऊपर तक पहुँचाने के लिए या तो इधर एक मिरर लगा होता है, उस मिरर को घुमा के आप एडजस्ट कर सकते हैं, लाइट को यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर लाइट नहीं हो तो बाज़ माइक्रोस्कोप्स में यहाँ पे एक छोटा बल्ब होता है, वो बल्ब रोशन करके इस बल्ब की भी रोशनी को मैनेज किया जा सकता है, कम ज़्यादा किया जा सकता है। फाइनली क्या होता है, आपने स्लाइड पे एक मोल्ड को या ऑब्जेक्ट को या किसी स्पेसिमेन को फिक्स किया है। स्लाइड को स्टेज के ऊपर इस तरह रखा है कि उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो उसके अपर्चर के साथ नज़र आ जाए। फिर क्लिप्स के मदद से इस स्लाइड को बिल्कुल पक्का किया जाता है। इसके बाद आप यहाँ से कोई लेंस चुनते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस आमतौर पर किसी माइक्रोस्कोप में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं। इनके ऊपर इनकी मैग्नीफिकेशन पावर लिखी होती है, किसी पर 5, किसी पर 10, किसी पर 15, किसी पर 45, किसी पर 100 भी लिखा होता है। जबकि ऊपर जो ऑक्यूलर लेंस है वो मैक्सिमम 15 तक होता है, 5, 10 या 15 होता है। आपने क्या किया, फ़र्ज़ करें यहाँ 5 वाला लेंस इधर डाल दिया है, इधर हमने 45 वाला या 45 वाला लेंस इधर फिक्स किया है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 45 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो जो टोटल आप कह सकते हैं इमेज का साइज़ बड़ा होगा वो इधर से नज़र आएगा। तो ये लाइट माइक्रोस्कोप भी है। दूसरा, इसमें एक और पॉइंट है, यहाँ से रोशनी डाली, उधर आपने स्पेसिमेन रखा, और इस ऑब्जेक्टिव के ज़रिए जो इसका इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा, ट्रू होगा और उल्टा होगा। इस इमेज को यहाँ ऊपर वाला जो ऑक्यूलर लेंस है वो स्पेसिमेन के तौर पर कंसीडर करके उसको सीधा करेगा। तो हम यहाँ से जब देखेंगे तो वो जो स्पेसिमेन है वो हमें सीधा नज़र आएगा। इस तरह से इसके फंक्शंस करने का तरीका है। किसका,
ये लाइट माइक्रोस्कोप का। दूसरी तरफ हमारे सामने ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट यहाँ सबसे नीचे रखा गया है या स्पेसिमेन इधर रखा गया है। इसको रोशन करने के लिए यहाँ से एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट की जाएगी। ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है ये इलेक्ट्रॉन गन है। ये इलेक्ट्रॉन गन यहाँ से इलेक्ट्रॉन की हाई स्पीड बीम रिलीज़ करेगा जो स्कैटर्ड होगी, फैली हुई होगी। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बीम को एक और कंडेंसर के ज़रिए इसको फोकस किया जाएगा। यहाँ 2 लेंसेस लगे हुए हैं, ये दोनों लेंस मैग्नेटिक हैं और इनकी डिज़ाइनिंग इस तरह से है कि जो फैली हुई बीम इलेक्ट्रॉन बीम है उसको ये और ज़्यादा कंडेंस करके फोकस करते हैं और बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के ज़रिए ये फाइनली ऑब्जेक्ट पर फोकस हो जाती हैं। इस ऑब्जेक्ट पर जब ये फोकस होकर रिफ्लेक्ट करती हैं तो एक दफ़ा फिर फैल जाती हैं। यहाँ पर एक सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, उसके ऊपर इसका इमेज बनता है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ओवरऑल खूबी ये है कि इसकी रेजोल्यूशन भी ज़्यादा है, इसकी मैग्नीफिकेशन भी ज़्यादा है और ये मेमोराइज भी कर सकता है। इसको आप क्या कहेंगे, फ़ोटोग्राफ भी ले सकते हैं और इसमें झुक कर देखने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें जो यहाँ पर इमेज रिफ्लेक्ट हुआ है वो एक स्क्रीन पर या मॉनिटर पर अपीयर होगा, वहाँ से आप इसको देख लेंगे। तो अभी तक हमने 2 माइक्रोस्कोप का सरसरी जायज़ा लिया। अब इनके फंक्शंस का फ़र्क हम अलग से देखते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी बायोलॉजी का जो तस्वुर है वो माइक्रोस्कोप के बगैर अधूरा है, क्योंकि इस माइक्रोस्कोप ने बायोलॉजी के उन तमाम खुफिया सेल्स और जानदारों को मंजर आम पर लाया जो इसके बगैर मुमकिन ही नहीं था। तो माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो उन छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल होता है जो खाली आंख से नहीं देखे जा सकते। तो माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एंड द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। और अब जो 2 बातें हमने बताई आपको, इसके बाद एक और चीज़ हम देखेंगे। ये माइक्रोस्कोप क्या करता है, फंक्शन क्या है। इसके 2 अहम फंक्शन हैं। पहला फंक्शन है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब है इनलार्जमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन इट्स ओरिजिनल साइज़। किसी भी चीज़ के साइज़ को उसके ओरिजिनल साइज़ से बहुत बड़ा करके दिखाना, ये मैग्नीफिकेशन कहलाता है। दूसरा काम जो माइक्रोस्कोप करती है वो है रिजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर। इसको मैं आम अल्फाज में बता दूं तो इसका मतलब है शफाफियत या क्लैरिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी माइक्रोस्कोप किसी छोटी चीज़ को बड़ा भी करता है और उसको वाज़ेह और साफ शफाफ बना सकता है ताकि हम उसको क्लियरली देख सकें। अब पहले मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं। हमारी आँख किसी चीज़ को उस वक्त देख सकती है जिसका ओरिजिनल जो साइज़ है वो देख सकती है, उससे बड़ा नहीं देख सकती। जबकि इसके मुकाबले में लाइट माइक्रोस्कोप, जिसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है, वो उसी चीज़ के साइज़ को 1500 से 4000 गुना बड़ा कर सकती है। जबकि लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसी ऑब्जेक्ट के साइज़ को ओरिजिनल से 15 मिलियन टाइम्स बड़ा कर सकती है। और इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है एक्स। फ़र्ज़ करें कहीं लिखा हुआ किसी डायग्राम के नीचे x10, तो इसका मतलब है ये ओरिजिनल साइज़ से 10 गुना बड़ा है। अगर लिखा है x100 तो ये उस ऑब्जेक्ट के ओरिजिनल साइज़ से 100 गुना बड़ा है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी चीज़ के ओरिजिनल साइज़ को 1500 मिलियन टाइम्स बड़ा कर देता है, यानी x1500 मिलियन ये माइक्रोस्कोप की सलाहियत है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। दूसरी तरफ जो रेजोल्यूशन है वो क्या है, इसका मतलब है द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश द डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। 2 ऑब्जेक्ट के दरमियान जो फासला है उसको महसूस करना। अगर आप उस फासले को देख सके वाज़े तौर पर तो वो आपको 2 ऑब्जेक्ट नज़र आएंगे, ये डायग्राम क्लियर हो जाएगी। अगर वो दोनों का दरमियान का जो फासला है वो दिखाई ना दे तो इसको ब्लरिंग कह सकते हैं, आप धुंधलापन कह सकते हैं, तो डायग्राम सही नहीं आएगी। तो हमारी आँख उस फासले को देख सकती है नेचुरली जो 2 ऑब्जेक्ट के दरमियान 0.1 मिलीमीटर हो। 0.1 मिलीमीटर से कम फासले को हमारी आँख नहीं देख सकती।
जबकि इसके बरक्स लाइट माइक्रोस्कोप अगर दो ऑब्जेक्ट के दरमियान का डिस्टेंस 0.2 नैनोमीटर हो तो उसको देख सकती है। आई एम सॉरी, 250 नैनोमीटर्स। मैं दोबारा बताता हूँ ये जुमला। लाइट माइक्रोस्कोप अगर दो ऑब्जेक्ट के दरमियान का फासला 250 नैनोमीटर हो तो उसको देख सकती है, उससे कम को नहीं देख सकती है। इसके बरक्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान का फासला 0.2 नैनोमीटर हो तब भी देख सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी आँख के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1500 से 4000 गुना छोटे मॉलिक्यूल को भी या ऑब्जेक्ट को देख सकती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसी को 1500 मिलियन टाइम्स बड़ा करके दिखा सकती है। क्लैरिटी की बात करें तो हमारी आँख बहुत छोटे 0.1 मिलीमीटर से कम वाले को तो हम देख ही नहीं सकते हैं, उससे ज़रा बड़े हों तो उनको हम क्लियर देख सकते हैं। जबकि लाइट माइक्रोस्कोप ऐसे छोटे ऑब्जेक्ट जिनका दरमियान का फासला 250 नैनोमीटर हो उसको भी देख सकती है, यानी इसकी क्लैरिटी हमारी आँख के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा जो क्लैरिटी है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की है। तो अगर आपको अब मैं एक और जुमला करूँ हिस्टोरिकल, वो ये था कि सबसे पहले 1595 में सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप वजूद में आया। वहाँ से लेकर अब तक इसमें इम्प्रूवमेंट होती गई है दिन ब दिन, और इम्प्रूवमेंट इसके दोनों शोबों में हुई है। रेजोल्यूशन में भी हुई है, मैग्नीफिकेशन में भी हुई है, और भी कई ऑब्जेक्ट इसमें और कई फंक्शंस इसमें शामिल किए गए हैं। उन फंक्शंस में सरफेरेस्ट जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी भी इमेज को मेमोराइज भी कर सकती है, उसके फ़ोटोग्राफ भी बना सकती है, उसको स्क्रीन पे भी दिखा सकती है। तो इनकी बदौलत हम आज इस काबिल हो गए कि हम माइक्रोस्कोप की मदद से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, छोटे सेल्स को, सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स को तफसील से देख सकते हैं। तो हाउ टू सी आर स्टडी अ सेल, इट डिपेंड्स ऑन द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोपी या माइक्रोस्कोप की इम्प्रूवमेंट और इसके इस्तेमाल और इसकी टेक्निक्स को समझने के ऊपर डिपेंड करती है। जिसको ये इस्तेमाल करना आ गया वो सेल और उसकी तमाम डिटेल्स की तफसील जान सकता है, अदरवाइज़ नहीं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।